जब किसी के पास सवालों के जवाब नहीं होते, समस्याओं का हल नहीं होता और सामने खड़ी मुसीबत से निपटने का रास्ता नजर नहीं आता, तो आदमी बौखला जाता है, खिसिया जाता है और ऐसे में वो सब कुछ करने लगता है जो परिस्थितियों को और खराब कर दे। सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का हाल, उसके नेताओं और आरएसएस का भी हाल वही हो गया है? नरेंद्र मोदी की तरह मोहन भागवत ने भी पलटी मार ली और सीधे सीधे कथित रूप से मोहन भागवत और अमित शाह देश को धमकाने लगे आपको, और ये धमकियां स्पष्ट रूप से सांप्रदायिकता की आग में झोंकने जैसी नजर आती हैं। यानी वोट चोरी के मुद्दे पर ऐसा घिर गए हैं कि इससे निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भाजपा की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि इनके बड़े बड़े नेता लाठी डंडा चलाने लगे हैं। मगर इन सब के बाद भी इंडियन एक्सप्रेस ने एक ऐसी रिपोर्ट छाप दिया है जो भाजपाई सत्ता की नींद हराम करने के लिए काफी है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाया है, नसीहत दी है और उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हलवा बना के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खा लिया है, वो भी शुगर फ्री वाला। इधर देश भर में भाजपाई सत्ता के भीतर पुलिस का जैसा प्रयोग हो रहा है, उसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आप बड़े से बड़ा कांड कर दीजिए, यदि भाजपा में है तो बचे रहेंगे और विपक्ष में है तो कुछ भी नहीं करेंगे तब भी लपेट दिए जाएंगे। ऐसा लगता है कि आज की तारीख में भाजपा का सबसे बड़ा हथियार एफआईआर यही बन गया है। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। मोदी सत्ता के 11वें साल में ये अब तक की सबसे कमजोर पोजीशन है जिसमें बीजेपी और आरएसएस फंसे हुए हैं। एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, यह आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि भाजपाइयों के लिए अब राहुल गांधी को रोक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया है जिसने मोदी, शाह और भागवत की नींद उड़ा दी है। और यात्रा के नैरेटिव को बदलने के लिए बीजेपी और एनडीए ने अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, विधानसभा सम्मेलन और मोदी सत्ता के उपलब्धियों का ढोल पीटना शुरू हो गया है। यही काम इन नेताओं को सौंपा गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि बीजेपी नेताओं को समझ आ गया है कि एसआईआर से एनडीए को कोई खास फायदा नहीं हुआ है, बल्कि उनके अपने ही समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। सवाल यह है कि अगर एसआईआर से कोई फायदा इनको होना नहीं था तो बीजेपी ने विरोध क्यों नहीं किया और इसे जल्दबाजी में क्यों लागू किया गया? मोदी सत्ता ने ज्ञानेश कुमार को रोका क्यों नहीं? क्यों सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त 2025 के आदेश को, जिसमें आधार कार्ड को स्वीकार करने को कहा गया था, उसे नजरअंदाज किया जा रहा है? और क्यों भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत मानने से इनकार करते हैं? क्या एसआईआर केवल विपक्ष के वोटों को डिलीट करने की साजिश थी या सब कुछ राहुल गांधी की लोकप्रियता को कम करने की तिकड़मबाजी है? याद रखिए, बिहार में 65 लाख लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब है। केंचुआ ने बिहार में इतना बढ़िया काम किया है कि जिंदा लोगों को मार दिया और मरे हुओं को वोटर लिस्ट में जिंदा कर दिया। और राहुल गांधी का तंज है कि उन्होंने बिहार के उन लोगों के साथ चाय पी है जो वोटर लिस्ट में मर चुके हैं। अब जबकि यात्रा समाप्ति की ओर है, बीजेपी इसका कोई काउंटर ढूंढ नहीं पाई, इसलिए पार्टी बौखलाई हुई है और बौखलाहट खुलकर नजर आ रही है, क्योंकि महामानव को पता चल गया है कि जनता को डबल इंजन सरकार के सच का अंदाजा हो गया है। सवाल यह है कि इस घबराहट में भाजपा क्या क्या कर रही है? आखिर कांग्रेस के कार्यालय पर भाजपा का गुंडा राज 140 करोड़ लोगों ने देखा है और यह भी देखा कि कैसे राहुल गांधी के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर हो रही है। बीजेपी की दलील है कि कांग्रेस कार्यालय पर जो हुआ वो मोदी और उनकी दिवंगत मां को दी गई गालियों का जवाब था। मगर बीजेपी को यह हक किसने दिया कि वो कांग्रेस के कार्यालय पर हमला कर दे या फिर किसी के भी ऊपर हमला कर दे? क्या लोकतंत्र में यह स्वीकार किया जाएगा कि सत्ताधारी दल अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर विपक्षी पार्टी के दफ्तर पर हमला करवा दे, गाड़ियों में तोड़फोड़ करे और कार्यकर्ताओं का सिर फोड़ दे? मगर यह गुजरात मॉडल है और यह हमला बीजेपी के मंत्रियों नितिन नबीन और संजय सरावगी के नेतृत्व में हुआ। तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे? सदाकत आश्रम के बाहर लठबाजी को डांडिया कहकर खारिज तो नहीं कर देंगे? अमृतकाल में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जनता जानती है कि यह बिहार में डबल इंजन का महाजंगल राज है। पटना कार्यालय पर हमले के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह हमला बीजेपी की कायरता का सबूत है। बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा से डर गई है। बिहार बीजेपी नेताओं का फ्रस्ट्रेशन इस बात से भी है कि उन पर सिर्फ तेजस्वी और राहुल गांधी ही हमला नहीं कर रहे, जन सुराज के प्रशांत किशोर ने भी भाजपाइयों को टारगेट कर रखा है, जबकि आरजेडी का आरोप है कि प्रशांत किशोर भाजपा की ही बी टीम है
और इन्हीं प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिग्रियों को लेकर आरोप लगाया है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर 466 एम्बुलेंस को 28 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस के फर्जीवाड़े में खरीदने का आरोप भी लगाया है। सवाल यह है कि अगर ये आरोप गलत हैं तो भाजपाई प्रशांत किशोर के खिलाफ एक्शन काहे नहीं ले रहे हैं? अंदर अंदर क्या चल रहा है? और अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रशांत किशोर के आरोप सही हैं? बिहार बीजेपी जबरदस्त परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वोटर अधिकार यात्रा के असर को रोकें तो कैसे रोकें। इसलिए मोदी की स्वर्गवासी मां का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कांग्रेसियों ने मोदी की मां को गाली दी। मगर मोदी की रैलियों से लौटती महिलाओं के बयान सुनिए तो साफ हो जाता है कि जनता क्या सोचती है। याद आता है एक महिला का बयान जिसने कह दिया कि अगर पता होता कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो हम अइबे नहीं करते। हम मोदी की मां को दी गई गाली को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, मगर जब जनता नाराज होती है तो बल भर गरियाती है और वो ये नहीं देखती कि गाली किसको दे रहे हैं, क्योंकि उसकी ताकत बस गरियाने भर की है। और कौन भूलेगा 2014 का वो माहौल जब फेसबुक से लेकर ट्विटर तक पर गांधी परिवार और कांग्रेस को देश का बच्चा बच्चा गरिया रहा था। उनको गाली देने के लिए तैयार किया गया था IT सेल के गुर्गों द्वारा। और जब राहुल गांधी को रोकने में भाजपाई फेल हो गए तो RSS के लोग और अमित शाह ने मोर्चा संभाला। मगर अमित शाह के प्यादे ज्ञानेश कुमार की साजिशों के खिलाफ RJD फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। याचिका में दावा किया गया है कि SIR लोकतंत्र के खिलाफ साजिश। कपिल सिब्बल ने कहा कि SIR में पारदर्शिता की कमी है और बूथ लेवल एजेंट्स ने बिना जांचे 65 लाख वोटरों का नाम काट दिया। सिब्बल की दलील है कि बिहार के सीमांचल में जहां 24% आबादी मुस्लिम है, बाढ़ के कारण वोटरों के दावे और आपत्तियां दर्ज नहीं हो पाई हैं। RJD की मांग है कि SIR को तुरंत रोका जाए और हटाए गए वोटरों की सूची तुरंत पब्लिक की जाए। मगर यात्रा का असर इतना है कि अमित शाह, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा कह रहे हैं। तो क्या बिहार के जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं वो सब घुसपैठिया हैं? उनकी लड़ाई लड़ना घुसपैठियों को बचाना है। लेकिन इससे भी खतरनाक बयान मोहन भागवत ने दे दिया। RSS के मुखिया ने खुलेआम कह दिया कि उसके कारिंदे वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को वापस लेने के किसी भी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। भागवत ने कहा कि ये केवल 2 जगहों की बात है और मुसलमानों को इन मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दवायर में हरीश खरे ने सवाल उठाया कि क्या ये भाईचारा है या फिर बंदूक की नोक पर धमकाने वाली मांग? क्या ये अयोध्या जैसे आंदोलन की धमकी नहीं है जिसने 1990 के दशक में देश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंक दिया था? अगर ये धमकी है तो क्या RSS और बीजेपी देश को फिर से उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की जान के दुश्मन बना दिए गए थे? याद रखिए, भागवत का ये बयान तब आया है जब बिहार में राहुल गांधी की यात्रा ने बवाल काट रखा है। जनता वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही है। वैसे आपको ये भी याद दिला दें, वही न्यूज एजेंसी ANI जो पिछले दिनों खोज खोज के सवाल करने वाले पत्रकारों के यूट्यूब चैनलों पर स्ट्राइक मार रही थी, चैनल डिलीट कराने की धमकी देकर पैसे की वसूली कर रही थी, उसी का माइक पकड़ के राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगा दिया। बेचारा पत्रकारों डिस्टर्ब हो गया, माइक लेके तुरंत भाग लिया, वहां से निकल लिया। उसको लगा कि पता नहीं उसकी नौकरी का क्या होगा। अब आते हैं, मोदी के पास जनता का ध्यान भटकाने का अब कोई मुद्दा भी नहीं बचा है। सवाल यह है कि बिहार चुनाव में काशी और मथुरा के नाम पर हिंसा भड़काने की साजिश तो नहीं हो रही है? क्या राहुल गांधी के उभार को रोकने के लिए अब काशी और मथुरा के नाम पर हिंदुओं की भावनाओं का शिकार किया जाएगा? और इस बात को भी याद रखा जाना चाहिए कि मोहन भागवत अब मोदी का रिटायरमेंट नहीं चाहते हैं। महामानव की तरह भागवत ने भी पलटी मार ली है। सितंबर 2025 में नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं और उन्हीं के साथ मोहन भागवत भी 75 के हो जाएंगे। तो कोई भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, नई वाले नऊ वाले। इसका क्या मतलब है? क्या मोहन भागवत और मोदी अब मिलकर RSS और बीजेपी चलाएंगे? और अगर मोदी रिटायर नहीं होंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने क्या बिगाड़ दिया था भाई कि 2014 के चुनाव के बाद उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया? आखिर उनका कौन सा पाप था, कौन सा था वो आप जानते हैं। भागवत अब क्यों कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र का कोई नियम नहीं है? अगर नियम नहीं है तो आडवाणी पर क्या लागू हुआ था? RSS का दावा है कि वो भारत की एकता और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करता है, मगर जिस जुबान में भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, उसी जुबान में घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती की बात भी कर डाली। ये भाषा अमित शाह और मोदी की है। सवाल ये है कि ये घुसपैठिया हैं कौन? क्या ये केवल अवैध प्रवासियों की बात है या फिर एक कोड वर्ड है जिसका निशाना भारत के 20 करोड़ मुसलमान हैं? याद रखिए कि RSS की स्थापना को अब 100 साल होने वाले हैं, लेकिन इस संगठन ने कभी भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात नहीं की। मगर भागवत उन्हीं हिंदू मुस्लिम के पसीने की कमाई वाले टैक्स के पैसे से Z+ सिक्योरिटी लेके चलते हैं। कोई है पूछने वाला ये आदमी किस पद पर है जो इसको Z+ सिक्योरिटी दिया गया है? मोदी ने इसी RSS को लाल किले से दुनिया का सबसे बड़ा NGO कहा था, मगर ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि
क्योंकि आरएसएस कोई एनजीओ नहीं है, एनजीओ रजिस्टर्ड होता है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कागज नहीं है। और ये लोग दुनिया का कागज मांग रहे हैं, लेकिन जनता के पैसे से एनजीओ को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, कथित एनजीओ को। ये संघी कभी रोजी रोजगार की बात नहीं करते, खाली स्वदेशी की बात करेंगे, लेकिन बात ही करेंगे, उसका काम नहीं करेंगे। और भारत का नाम बदलने की बात करेंगे, दलितों पिछड़ों को अधिकार देने वाले संविधान को बदलने की बात करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करेंगे, और इन्हीं सब में अपना परिवार बसाना भूल जाएंगे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एकदम ठीक कहा कि पहले भागवत शादी करें और 3-4 बच्चे पैदा करें, अपने स्वयंसेवकों को कहें कि शादी करो और बच्चे पैदा करो। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने लिखा कि औरत क्या बच्चा पैदा करने की मशीन है? मोहन भागवत होते कौन है ये सलाह देने वाले? साइंस जिस दिन ऐसी टेक्निक बना दे कि पुरुष भी बच्चा पैदा कर पाएंगे, तब मोहन भागवत 3 बच्चा पैदा करें चाहे 18, क्या फर्क पड़ता है? कौन रोकने वाला है? मजेदार ये है कि मोहन भागवत पशुओं के डॉक्टर हैं और बच्चा पैदा करने की सलाह इंसानों को देते हैं। और भागवत की तर्ज पर ही अमित शाह कैसे पीछे रहे? भगवा चाणक्य ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव उसकी आत्मा होते हैं। अगर घुसपैठियों को चुनावी व्यवस्था में घुसने की अनुमति दे दी जाए तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता। सवाल यह है कि अमित शाह वाकई देश में सुरक्षा की बात कर रहे हैं या सब कुछ सांप्रदायिक तनाव भड़काने का हथकंडा है? क्योंकि देश में अगर घुसपैठियां हैं तो अमित शाह कर क्या रहे हैं? 2014 से देश में मोदी का राज है, 19 के बाद अमित शाह गृह मंत्री है, तो फिर घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? शाह साहेब, कौन अपने काम में फेल हुआ है? आप ही ना। मगर सवाल भाजपाइयों को पसंद नहीं है, सवाल करने पर तुरंत एफआईआर करा देते हैं। और यही हुआ महुआ मोइत्रा के साथ, जिन्होंने घुसपैठिया के मुद्दे पर अमित शाह को घेरा तो एफआईआर हो गई। और ये एफआईआर किसने कराया? दिल्ली भाजपा के एक विधायक ने। दरअसल बंगाल में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि अगर सीमा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अगर हर दिन लाखों लोग दूसरे देश से घुस रहे हैं, हमारी मां बहनों पर नजर डाल रहे हैं, जमीनें छीन रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? इसके बाद महुआ मोइत्रा ने कथित रूप से गृहमंत्री का गला काट कर टेबल पर रखने की बात कर दी और इसी को लेकर दिल्ली में उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई। और यह एफआईआर इस बात का सबूत है कि जब भाजपाइयों की सत्ता है तो विपक्षी नेताओं के हर बयान पर निगाह रखी जाती है, और किसी ने कुछ अगर उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर तुरंत एफआईआर हो जा रही है। मगर भाजपाइयों के खिलाफ कुछ होता नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी बोलने वाले भाजपाई विजय शाह के खिलाफ क्या हुआ? सवाल यह भी है कि जब मोदी के नाम पर बीजेपी राष्ट्र के अपमान का रोना रो रही हो तो वो अपने नेताओं के भड़काऊ बयानों पर चुप क्यों रहती है? क्यों कपिल मिश्रा जैसे नेताओं को खुली छूट दी जाती है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है? और अगर बीजेपी को वाकई राष्ट्र की चिंता है तो वो अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाने की बजाय कोर्ट में क्यों नहीं ले जाती? 29 अगस्त 2025 को ही पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मामला वही है, मोदी की मां को गाली देने का। ये केस बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज करवाई। कहा गया कि दरभंगा में कांग्रेस नेताओं के मंच से मोदी और उनकी मां को किसी ने गाली दी, और ये न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि पूरे देश का अपमान है। लेकिन बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई रोक दी गई है। कपिल मिश्रा ने शाहीन बाग में सीए विरोधी प्रदर्शनों को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया था कि 8 फरवरी को दिल्ली में भारत बनाम पाकिस्तान होगा। इस ट्वीट को धार्मिक नफरत फैलाने वाला माना गया। इस मामले में 24 जनवरी 2020 को एफआईआर हुई, लेकिन 29 अगस्त 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई को 13 अक्टूबर तक टाल दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी। सवाल यह है कि 5 साल में पुलिस अपने ही डेटा को ठीक क्यों नहीं कर पाई और कपिल मिश्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्या यह बीजेपी के दबाव का नतीजा है? और अब तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन लग गया है दिल्ली में। याद रखिए, रिटायर्ड जस्टिस मुरलीधर ने 26 फरवरी 2020 को कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन रातों रात उनका ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट हो गया था। तो क्या ये न्यायपालिका पर मोदी सत्ता के कंट्रोल का सबूत नहीं है? वैसे सबूत अगर विस्तार से देखना हो तो हमारी पिछली ये दोनों वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे न्यायपालिका पर इनके कंट्रोल के। सवाल यह भी है कि अगर कपिल मिश्रा के बयानों ने 2020 में दंगा भड़काया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और क्यों राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है और कपिल मिश्रा को बचाने के लिए सिस्टम हर हथकंडा अपनाने लगता है? क्या यह डबल स्टैंडर्ड लोकतंत्र और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाता? 29 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि बंगाली मुस्लिम मजदूरों को बांग्लादेशी मानकर गैर कानूनी तरीके से हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की याचिका में दावा किया गया है कि बंगाल के प्रवासी मजदूरों को केवल उनकी भाषा और धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। एक मामला सोनाली बीबी का है, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने उनके पति दानिश शेख, बेटे साबिर और 3 अन्य बंगाली मजदूरों के साथ बांग्लादेश में धकेल दिया था। बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना है कि सोनाली भारतीय नागरिक हैं। सवाल यह है कि अगर वे भारतीय हैं तो उन्हें बिना जांच के बांग्लादेश क्यों भेजा गया, और अगर यह गलती थी तो ऐसी गलतियां बार बार क्यों हो रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जय माल्या बागची ने
कहा कि क्या भाषा के आधार पर किसी को विदेशी मान लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि बंगाल और पंजाब में सांस्कृतिक और भाषाई विरासत सीमा के दोनों तरफ एक जैसी है। तो बीजेपी को यह बात कब समझ आएगी कि वो घुसपैठियों के बहाने इस देश की सांस्कृतिक एकता को तोड़ रही है, जबकि आरएसएस वाले खुद कहते हैं कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है। मगर उनका यह दावा भी झूठा निकला, क्योंकि मोदी ने तो उन्हें एनजीओ कह दिया है। लेकिन अदालत ये सवाल उठा रही है तो भाजपाई बंगाली मजदूरों को निशाना क्यों बना रहे हैं, और अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो बिना सबूत के हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। क्या बीजेपी घुसपैठियों के नाम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है, जहां 1000 के करीब बांग्ला बोलने वाले लोग डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। क्या इन डिटेंशन सेंटरों में मानवाधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है तो केंद्र सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी फटकार लगाया है। मामला जमानत में देरी का है। 29 अगस्त 2025 को कोर्ट ने कहा कि जमानत देना एक मौलिक अधिकार है और इसमें अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं है। दरअसल एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को 43 बार टाला था और एक अन्य मामले में 21 बार। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर सवाल उठा रहा है, फटकार रहा है, तो न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद कोई करे तो कैसे मान लिया जाए कि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष है। और जब दिल्ली हाई कोर्ट कपिल मिश्रा जैसे नेताओं के खिलाफ सुनवाई रोक रहा है तो न्यायपालिका किसके दबाव में है, यह बताने की जरूरत है क्या। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को मोदी सत्ता को आदेश दिया कि वो राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने का आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर को पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर दे। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से Y+ सिक्योरिटी की मांग पर जवाब भी मांगा है। सवाल यह है कि जब राहुल गांधी के खिलाफ बेबुनियाद आरोपों को हवा दी जा रही है तो याचिकाकर्ता को सुरक्षा दिया जाना किसी मिली भगत की ओर इशारा तो नहीं करता है। और अगर विपक्ष को बदनाम करने के लिए सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है तो इसे क्या माना जाए, क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। मई 2019 में एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी कंपनी ने किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक बन जाते हैं, मगर यह सत्ता कोर्ट की परवाह नहीं करती है। तभी तो उत्तराखंड में चारधाम बाईपास परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को इग्नोर कर दिया गया, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ने चेतावनी दी थी कि परियोजना से भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को नुकसान होगा। फिर भी मोदी सत्ता और धामी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। उत्तराखंड के धराली में भूस्खलन की घटना ने दिखा दिया कि यह क्षेत्र कितना संवेदनशील है और भूस्खलन के चलते सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। फिर भी मोदी सत्ता ने इस परियोजना को स्ट्रेटेजिक बताकर मंजूरी दे दी। देखना यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर विकास का नंगा नाच महादेव कब तक बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि सब कुछ चारधाम के नाम पर हो रहा है, ईश्वर के नाम पर हो रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।